इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है शिक्षा, जो सीधे तौर पर सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि देश के विकास से भी जुड़ी है। लेकिन हैरानी की बात ये कि आजादी के 6 दशक बीत जाने के बाद भी शिक्षा बदहाल है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% स्कूल्स सरकारी हैं। बावजूद इसके 53% छात्र प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही नहीं, सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज आज भी मुहैया नहीं है। स्कूल्स में टीचर की कमी तो छोड़िए, गांवों में मौजूद ज्यादातर सरकारी स्कूलों में ना तो बैठने की जगह है, ना पीने का पानी और ना ही टॉयलेट। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब सरकार शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है तो आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। 62 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में अगर हम रूरल या फिर सेमी रूरल एरियाज़ की बात करते हैं। बहरहाल सरकार ने अब राइट टू एजुकेशन बिल की बात तो की, सर्व शिक्षा अभियान की बात भी हम करते हैं, लेकिन अगर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बेसिक अगर जो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं होंगी तो जाहिर तौर पर हर बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। ऐसे में क्या होना चाहिए जिससे कि ये सपना साकार हो सके कि सभी बच्चे स्कूल जाकर एजुकेशन प्राप्त कर सकें? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं जागो रे जागो में। मैं हूं नवजोत। आप क्या सोचते हैं? हमें कॉल करें, नंबर है 0120399111। SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर BD बेलवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही हैं सुमित बावा, वाइस प्रेसिडेंट हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट के। सुमित और पुरुषोत्तम सुरेंद्र हैं, सोशल वर्कर हैं। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, इन्होंने जागो रे जागो देखा और हमसे बात की कि आप बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और ये युवा अपने एरियाज में हरियाणा और पंजाब में इकट्ठे होकर ये मूवमेंट चला रहे हैं और बेसिक चीजें उन बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं जो शायद जिसके अभाव में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आपका स्वागत है सुमित और पुरुषोत्तम कि आपने हमें कांटेक्ट किया और हमें खुशी है कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं और आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। सुमित, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी क्या हालात हैं वहां पर, शिक्षा के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों में उसकी कितनी कमी है? जैसे मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्कूलों के इतने ज़्यादा बुरे हालत है कि मैं बता नहीं सकता। जैसे ऐसे बात करते हैं कि मैं पंजाब से हूँ। बेसिकली वहाँ जैसे गांव में स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, हम प्राइमरी से ही लेते हैं क्योंकि प्राइमरी एक जड़ कहते हैं, एक पौधे की जड़ कहते हैं ना, वो बच्चे छोटे जड़ होते हैं और उनको उनके बैठने के लिए वो बेंच नहीं होते, ठीक है जी। और वो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो इतना क्लियर नहीं होता कि जो अगर कोई टीचर लिख रहा है वो उसे समझ सके। और इतनी माड़ी हालत है कि वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, जब पीने वाले साफ पानी का भी प्रबंध नहीं किया जाता। तो सबसे बहुत ही बुरी हालत है और जो प्राइमरी से हम ऊपर उठाते हैं ना बच्चे को, और ये इतनी माड़ी हालत है कि पहले तो इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती और गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमारी सरकार है। बिल्कुल, सुमित की बातों से हमें पता चल रहा है कि भले ही हम बहुत सी बातें कर रहे हैं या फिर HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बहुत सी बातें करती है कि हम शिक्षा के जो स्तर को है ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, वहां पर अगर स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी तो जाहिर तौर पर ये उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है जो वहां पढ़ रहे हैं या जो माँ बाप इस भरोसे से बच्चों को वहां भेजते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ लिख सके। पुरुषोत्तम, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जैसे सुमित ने कहा कि वहां पर जो ग्रांट्स हैं सरकार भेजती तो है लेकिन पहुंचती नहीं है और उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। देखिए, ऐसी बात है कि अगर ग्रांट्स की बात करें तो जी, मतलब ग्रांट्स तो सरकार इशू करती है लेकिन वो इतनी कम होती है कि वो स्कूल की जो भी नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर पाती है। हाँ। क्योंकि बच्चों को, अगर हमने बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए। अगर प्राइमरी एजुकेशन ही अच्छी नहीं है, जब बच्चे का बेस जो अच्छा नहीं है
तो फिर बच्चा आगे डेवलप क्या होगा? बिल्कुल। उसके लिए बहुत सी बातें चाहिए, जैसे उन्हें बैठने के लिए बेंच चाहिए, ठीक है, अच्छा पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए और मटेरियल जो बुक्स है। बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। राहुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, बताइए राहुल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नवजोत जी, मेरा कहना यह है कि हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वहाँ पर जो स्थिति है वो ज़्यादा चिंताजनक है। अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें या फिर क्राइम्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और सभ्यता की अगर हम बात करें, मैनर्स की बात करें तो उनमें पूरी तरह से खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल राहुल, आपकी बात सही है। और जहां तक उनको सुधारने की बात है, ये सिर्फ स्कूल्स की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है और ये मिलजुल कर ही हम इन चीजों के ऊपर रोक लगा सकते हैं। बहरहाल बिलवल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की, किस तरह से वहां पर जो इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो शिक्षा का स्तर है वो बेटर हो सके, जिससे कि जो बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बेटर फ्यूचर की तरफ चल सके? ऐसा है मैडम जी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकार तो उनके लिए बहुत कोशिश कर रही है। स्वतंत्रता से पहले सारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल हुआ करता था गवर्नमेंट का, सब प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद कदम कदम पर स्कूल हैं। जब हम स्कूल जाते थे हमें 6 मील पैदल चलना पड़ता था, आज एक कदम भी पैदल नहीं चलना पड़ता है। बच्चे के घर पर बस आती है। सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से तो हो रही हैं, लेकिन उनका जो सदुपयोग है वो जाते जाते, जैसा भी पुरुषोत्तम जी ने कहा, वो जाते जाते वो स्रोत सूख जाता है। क्यों सूखता है? उसका कारण है भ्रष्टाचार। ऊपर से नीचे तक हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं उठेगा, हमने ग्रांट आती, मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के प्रिंसिपल जो हैं उनके पास 10 लाख की ग्रांट आती है साल में, और उस 10 लाख में से बच्चों को मेरे ख्याल 1000 भी मिल जाता हो तो बहुत। बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्रांट्स इशू होती हैं, लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि वो जो ग्रांट्स इशू होती हैं वो जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। लेकिन इन सब का हल क्या है? क्या एनजीओज को, लोगों को जागना होगा? क्या उन्हें आवाज उठानी होगी? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, अप्रैल से राइट टू एजुकेशन बिल जो पूरी तरह से लागू हो जाएगा और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाकर अपना शिक्षा लेने का जो एक सपना वो देखा करते थे, जो शायद उन्हें फ्री एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, वो अब पूरी हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो किस तरह से बच्चे उसे कोप अप कर सकते हैं? सुमित, आपको क्या लगता है? जी, मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इसके लिए सबसे पहले हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले बता चुकी हैं कि हमारी एक संस्था है एजुकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जी, ये संस्था का क्या काम है? ये संस्था ऐसे है कि स्कूलों में जाती है, एवरी मंथ एक स्कूल देखती है, उस स्कूल की बेसिक ज़रूरतें देखती हैं कि क्या बच्चों के बैठने के लिए बेंच है, क्या बच्चों के पीने के लिए सही पानी है, क्या बच्चों के खाने के लिए जो मिड डे मील है वो जो सरकार की ओर से लागू किया गया वो भी साफ़ नहीं होता। और स्कूलों में जाकर ऐसी चीज़ें चेक करती है और इसको उपलब्ध करवाती है। जो काम सरकार नहीं कर रही वो काम हमारी संस्था कर रही है। आपने ये कैसे सोचा इस तरफ? जी, इसके सोचने का सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल से शिक्षा लिया मैंने, और मैंने अपने उस समय दौरान ये सब चीज़ों की कमी देखी है। उस समय दौरान क्या अब भी देख रहा हूँ कि बहुत से स्कूल हमारे पंजाब में, और जैसे आप चले जाए बॉर्डर की ओर चले जाए, ठीक है, बाघा बॉर्डर की ओर चले
जाइए, पंजाब के जो अमृतसर के पिछड़े हुए हैं बॉर्डर के साथ लगते हैं गाँव जी। उन्हें, फिरोजपुर साइड चले जाइए, और दूर तो दूर के आप पानीपत संभालखा के भी बहुत से स्कूल ऐसे देख सकते हैं। हालांकि ये कैपिटल हमारी दिल्ली के पास के स्कूल है, इनको इन स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी बातों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, जाता। बहुत एक अच्छा कदम है जो इन लोगों ने, युवाओं ने जो इस चीज से गुजर चुके हैं, ये उठाया है कि ये एक मुहिम छेड़ी है कि ये उन तक पहुंच पाए, ये उन लोगों की मदद कर पाए। मेरा ख्याल है यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी जो इस चीज से गुजर चुकी है, अगर वो ये सोचे, या फिर आवाम या लोग या एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट ये आगे आए और इन चीजों को बदलने की कोशिश करें, तभी हम एक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। मिस्टर कौशिक हमारे साथ इलाहाबाद से हैं। बताइए कौशिक जी। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्कार जी जी, यहाँ पे जो चर्चा चल रही है उसमें एक क्वेश्चन ये उठ रहा है ग्रांट के विषय में। जी तो ग्रांट तो जो भी मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात जो हो रही है वो अपनी जगह है, जी लेकिन उसमें एक बहुत ही भेदभाव वाला दृष्टिकोण है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक वो टीचर रखे जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट के मात्र रख लिए जाते हैं और उन मात्र गवर्नमेंट 3,000 रुपये पेमेंट करती है। जी दूसरे उसी प्राइमरी एजुकेशन में दूसरे टीचर हैं जो 25,000 रुपये सैलरी उठाते हैं। तो इतना सैलरी का जो डिफरेंस है, जो दोहरा मापदंड है, उसका परिणाम ये होता है कि उनके अंदर जो भावना होती है वो सेवा भाव नहीं जाग पाता है। बिल्कुल। जी और दूसरी चीज ये देखने में आता है कि लोगों के, टीचरों के अंदर जो एक भावना होनी चाहिए शिक्षा देने की, वो न रह करके पैसे के लिए जो एक लोभ का और भावना जो होनी चाहिए सेवा की, वो नहीं आ पाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो भावना कहीं खत्म हो गई है, इसीलिए शायद जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो नहीं है और बच्चे इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये भावना कहीं ना कहीं पीछे छूट बिल्कुल रही सहमत हूँ सर की बात से। जो सर ने सवाल किया कि टीचर जो रखे जाते हैं कि उनमें भी भेदभाव किया जाता है, सैलरी में भेदभाव। सैलरी में भेदभाव किया जाता है। मैं खुद उसकी उदाहरण बैठा हूँ कि हमें रखा गया 2008 में, जी तो हमारी बेसिक सैलरी हमें दी गई है 4550 रुपये। जी तो जो हमारे से पहले टीचर है वो लेते हैं, जैसे सर ने कहा कि 25 से 30 हज़ार तक। तो हमें काम कितना करना पड़ रहा है पंजाब के स्कूल में हमें पता है। ठीक है, पंजाब के एजुकेशन जो है उससे उसका स्तर जो है ऊपर लाने के लिए हमने रात दिन मेहनत की है। मैंने खुद छुट्टियों में 1.5 महीना गर्मियों की छुट्टियां होती है मैंने वो सारी की सारी छुट्टियां अपनी क्लास पे बिताई है। वो मैं 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल खोलता रहूँ अकेले। तो आप ये मानते हैं कि ये भेदभाव भी एक बहुत बड़ी वजह है? हमारे साथ बैठे हैं, ये भी एक उदाहरण है। हमारे कॉलर ने जो कहा बहुत सही है, इस भेदभाव को कहीं ना कहीं खत्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुरेंद्र हमारे साथ जबलपुर से हैं। बताइए सुरेंद्र जी। हाँ जी मैडम जी। मैं दोनों युवकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी पहल तैयार की है जी जिससे कि हमारी देश की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाया है। जी और साथ में जोड़ना चाहता हूँ। हेलो जी जी कहिए सुरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। प्राइवेट स्कूलों की जितनी बढ़त हुई है उसकी वजह से सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे गिरा हुआ है जी। क्योंकि जो जागरूक लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं, लेकिन जो जिनके पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो उजागर कर सके कि स्कूलों की हालत क्या है, जागरूक लोग अपने बच्चों को ले जाके प्राइवेट स्कूल में दाखिला देते हैं और किससे है गरीब बच्चे, इसलिए इनका स्तर और नीचे गिरता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यही सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्कूलों का स्तर और गिरता जा रहा है। और जैसे इन लोगों ने पहल की है, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर स्टेट में इसी तरह से लोगों को पहल करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, जिससे कि हम एक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। और चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए और अच्छी शिक्षा ले, और जो मोटी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल ही एक ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अगर वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है तो फिर ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिस तरह से हमारे कॉलर्स का भी कहना था कि कुछ भेदभाव होते हैं, वो पुरुषोत्तम जी ने भी कहा कि टीचर्स की सैलरीज के साथ भेदभाव होते हैं, इस वजह से भी वो कमिटमेंट नहीं देखी जा सकती। लेकिन प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जो एक कंपेयर अगर हम करके देखें तो बहुत पीछे रह गए हैं। ऐसा है, सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा पर बहुत खर्चा किया जा रहा है जी, और उसी संदर्भ में मैंने एक बुक लिखी जी, जिसका शीर्षक है सर्व शिक्षा नायक। उसमें मैंने पूरा लिखा है, केवल स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वही जागृत होकर के युवाओं को जागृत करेंगे, युवा जागृत होंगे तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। और जो गवर्नमेंट स्कूलों में या सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में जो कमियां दिखाई दे रही हैं वो कमियां अपने आप पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जब जन जन जागृत हो जाएगा और जनप्रतिनिधि को रोक अपना उसका बताएगा, अपनी कठिनाइयाँ बताएगा, तो अपने आप ही समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आज तो हमारा जन जन ही जागृत नहीं है। जब तक, जैसे ही अभी मेरे युवा बंधुओं ने कहा, ये जागरण ला रहे हैं, यदि ये जागरण लाने में सफल हो गए तो भारत की दिशा ही बदल जाएगी। यहाँ का जो नक्शा है वो भी वही परिवर्तित हो जाएगा। शिक्षा जो आज शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूलों में इसलिए खराब हो रही है क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, वो भटकाव की ओर जा रहे हैं, उनमें आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। और गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर अश्लील चित्रण भी हो रहे हैं। क्यों? यदि वो अच्छे स्कूल हैं, उनके पास अच्छा व्यवस्था है, तो वहाँ लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि अगर सही एजुकेशन और सही स्तर की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेगी तभी माँ बाप उन्हें बच्चों को वहां भेजेंगे। लेकिन अगर वो कमियां रहेंगी तो किस तरह से हम उधर बच्चे का रुख कर सकते हैं, ये तो चीजें हैं जहां पर वर्कआउट करना होगा। ऐसा है, मैंने पहले कहा कि जन जागरण होगा तो सरकारी स्कूल अपने आप सुधर जाएंगे। सरकारी स्कूलों, सरकार की तरफ से ग्रांट्स में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? जब वो ग्रांट चलती है, चलते 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 वो प्रिंसिपल के हाथ में पहुंच जाती है। मैं भी प्रिंसिपल रहा हूं, मेरे हाथ में भी रही है। ज्यादातर प्रिंसिपल ने 90% प्रिंसिपल, आज की जो हमारी नीतियां हैं, जो आरक्षण की नीति गलत है, उसको कुछ सुधार होना चाहिए था। उसके कारण, वो नीतियों के कारण हमारा जो फंड आता है वो फंड का सदुपयोग नहीं होता, वो बच्चों तक नहीं तो पहुंचता। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ भी अहम रोल प्ले कर रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से जो ग्रांट शिक्षा के लिए दी जाती है वो उस पर सही ढंग से खर्च नहीं होती। बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हों, युवा जागरूक हों, एनजीओ सामने आए, सोशल वर्कर सामने आए, तभी इसके ये जो चीजें हैं उनके बारे में हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। बताइए विवेक। हेलो जी जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जिस टॉपिक को लेकर, इस टॉपिक में कई कम बातें होती हैं, कोई भी इस टॉपिक को ज्यादा लेता नहीं है, मगर ये लेने वाली बात है क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो वहीं से शुरू होगी जहाँ पढ़ेगी जी। तो ऐसे में यही बात है कि जो मामूली सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, जब बच्चों को स्कूल में, वो नहीं मिल रही आज की डेट में जी। तो ऐसे में लोगों, हमारे जैसे लोगों को भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि इन चीजों को पूरा कैसे किया जाए। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि जहां से पीढ़ी को एक शुरुआत होगी एक बच्चे की, अगर उसकी नींव कमजोर होगी तो फिर आगे चल के वो क्या कामयाबी हासिल कर पाएगा। सुमित, आपसे जानना चाहूंगी, आप स्कूल्स में जाकर आपकी संस्था देखती है, तो आप ये मानते हैं कितना बुरा हाल है बच्चों के या उनके माँ बाप के जो स्कूल्स में भेजते हैं, स्कूल्स का बहुत बुरा हाल है, और ऐसे में आप ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं? जी, ये आम देखने में आता है कि जैसे मैं बताता हूँ कि स्कूल में पूरी सुविधाएं नहीं होती, तो क्या होता है, ऐसे में जब सुविधा नहीं होती तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? पहली बात, अगर जब बच्चा पढ़ता नहीं तो उसके माँ बाप क्या कहते, वो प्राइवेट स्कूल का खर्चा अफोर्ड नहीं करते, तो क्या करते हैं, वो अपने उन बच्चों को स्कूल जाना बंद करके उन्हें कहीं मजदूरी या कहीं और लगा देते हैं। और ये सबसे बड़ा क्राइम, इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम यही बनता है कि हमारे बच्चों को स्कूल से उठाकर उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो, और जब उन्हें पूरी पगार नहीं मिलती, जब वो कामयाब नहीं होते, तो लास्ट में वो चोर, उचक्के और ऐसे ही बनते हैं। सबसे बड़ा क्राइम यही है कि अगर स्कूल में पूरी सुविधाएं हो, बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, वो अगर चोर की जगह डॉक्टर भी बन सकता है।
डॉक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, कुछ और भी बहुत बन अहम सकता है। बात इन्होंने यहाँ कही है कि मौका मिलने की जरूरत है, अच्छा माहौल मिलने की जरूरत है। अगर वो बच्चे को नहीं मिलेगा तो भटकाव डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, बच्चा भटक सकता है और एक अच्छा इंसान बनने की बजाय वो कोई क्रिमिनल भी बन सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान दें। पुरुषोत्तम जी, आप देखते हैं, आप वहां पढ़ाते भी हैं, आप इस संस्था के साथ जुड़े भी हैं, कितना मन दुखी होता है जब देखते हैं कि बच्चे इन्हीं कारणों की वजह से स्कूल नहीं आ पाते। मैडम, मन, जहाँ मन की बात है तो पर्सनली फील होता है मुझे, क्योंकि मैं टीचर हूँ। टीचर का क्या, हम देखते हैं, हम भी पढ़े हैं कि कितना टीचर बच्चों की केयर करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है, मैं उनके पेरेंट्स को कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस गांव में जॉब करता हूँ उसी गांव का हूँ जी। तो पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप स्कूल में आओ, बच्चों की क्या नीड्स है, उन्हें क्या चाहिए, या स्कूल में उनके लिए क्या आता है, आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज जो है पेरेंट्स की है, वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उन्हें पता नहीं हमारे बच्चे के लिए क्या है। बिल्कुल, लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है। सुमित, वक्त की कमी है। आपसे जानना चाहूंगी, अब आप क्या सोचते हैं कि सही ढंग से क्या होना चाहिए? आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है, आप लोगों ने ये मुहिम की शुरुआत की है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी मैम, मैं आपके इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश के, भारत देश के सभी सदस्यों, सभी युवा, खास करके युवाओं को ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ के लिए आगे आएं। आप ऐसी संस्थाएं, नई नई संस्थाएं ऐसी बनाएं जो हर स्कूल जाए। ये मत सोचिए कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, ये सोचिए कि ये सब आने वाला भविष्य है। अगर हम ऐसा सोचकर ऐसी नई संस्थाएं बनाएंगे और हर स्कूल में जाएंगे और स्कूलों की जो जरूरतें हैं, जो सरकार नहीं पूरी करती, वो हम पूरी करेंगे, तो मैं मानता हूं कि आने वाला हर बच्चा डॉक्टर, वकील या कोई कुछ जज बनेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ये जिम्मेदारी जिस तरह से आप लोगों ने ली है, देश के युवाओं को, एनजीओ को तो लेनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी संस्था जिस तरह से काम कर रही है, आप वैसे ही काम करें और बच्चों की मदद करें, जिससे कि वो शिक्षा से दूर ना रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत जरूरी है, ये वक्त है कि हम सरकार को हमेशा जिम्मेदार ना ठहराकर खुद आगे आएं, खुद अपने लिए सोचें कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत। जिस तरह से ये युवा काम कर रहे हैं, देश के हर युवा को काम करने की ज़रूरत है, एनजीओ को सामने आने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान का सपना है वो पूरा हो सकेगा। इसी के साथ लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।